और अब आपको समझाते हैं इस समस्या की, इस आंदोलन की जड़ में दरअसल क्या है। वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तमाम दुनिया के जो मुल्क हैं, इन्होंने एक संधि की। संधि कब की? 2001 में, आज से 19 साल पहले। और इस संधि में क्या कहा गया? एक समझौता, एक अग्रीमेंट क्या बनी कि देखिए, जो ये किसानों को सब्सिडी दी जाती है, रियायत दी जाती है, आसान शब्द का इस्तेमाल करूं, वो खाद में हो, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर हो, वो खरीदी, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब आप खरीद रहे हैं, या बिजली में जो ये रियायत दी जाती हैं, ये रियायत धीरे धीरे बंद कर दी जानी चाहिए। विकसित देश 5% सब्सिडी पर आ जाएं, और विकासशील देश जिस श्रेणी में हम आते हैं, ये 10% सब्सिडी दें। बाजार को तय करने दिया जाए, कीमत बाजार तय करे। अगर आप MSP रखेंगे, अगर आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को रखेंगे, तो इससे बाजार को नुकसान हो जाता है। बाजार कीमत नहीं तय कर पाता। और इस पर दस्तखत हुए, इस पर हस्ताक्षर किए गए, और यहीं से यह समस्या शुरू हुई। और जो आज किसान मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को गारंटी कर दिया जाए, सरकार कह रही है नहीं, हम लिखित आश्वासन दे देंगे। गारंटी क्यों नहीं दी जा रही? क्योंकि WTO कहता है कि MSP को तो खत्म करना है, बाजार तय करे। और बाजार में कौन तय करेगा? बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां। और यूरोप में, अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो 4 बड़ी कंपनियां हैं, इनको ABCD कहते हैं। मैं इंग्लिश अल्फाबेट्स नहीं, ऐसे ही ABCD नहीं कह रहा हूं, ये 4 बड़ी कंपनियां हैं एग्री बिजनेस में। A, आर्चर डैनियल्स मिडलैंड, B, बुंग, C, करगिल, और D, लुई ड्रेफस। ये 4 कंपनियां हैं जिन्होंने एग्रीकल्चरल बिजनेस का ये पूरा कारोबार, इस पर कब्जा जमा लिया है। और यहीं पर यह सब्सिडी का खेल थोड़ा और आगे बढ़ता है। WTO में दरअसल 3 तरह के बॉक्सेस बनाए गए हैं सब्सिडी को लेकर, रियायत को लेकर। एक है ब्लू बॉक्स, जरूरत पड़े तो आप सब्सिडी दो। ग्रीन बॉक्स है, इसके तहत आप सब्सिडी दे सकते हैं, जितनी सब्सिडी देना चाहें आप दे सकते हैं। और एक होता है एम्बर बॉक्स, इसमें सब्सिडी नहीं देनी है। तो मंशा क्या थी कि सब्सिडी कम की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आप पाएंगे कि भारत जहां 1,20,000 करोड़ की सब्सिडी देता है, तो अमेरिका 8.5 लाख करोड़। यह तो सिर्फ एक आंकड़ा है, मैं इसको थोड़ा सा और सरलीकरण करूंगा इस आंकड़े का। हर किसान को भारत में हर साल कितनी सब्सिडी मिलती है? 15,600 कुछ रुपए। और जापान में यह सब्सिडी कितनी है? 7 लाख रुपए। 7 लाख। कनाडा में कितनी है यह सब्सिडी? 11,44,000। और अमेरिका में यह सब्सिडी पहुंच जाती है 42 लाख रुपए। 42 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है। और इसी में खेल है। यहां मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा। दिसंबर 2012 में बीजेपी के कद्दावर नेता, अब उनका स्वर्गवास हो गया है, वो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। मैं अरुण जेटली की बात कर रहा हूं। अरुण जेटली ने क्या कहा था? अरुण जेटली ने कहा, उस टाइम FDI इन रिटेल पर चर्चा हो रही थी, और जो हमारा एग्री बिजनेस था, इसको बहुराष्ट्रीय कंपनियों को के लिए खोलने की बात हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि अब ये वॉलमार्ट आ जाएगा, ये अपनी कीमत पर हमारी फसलें खरीदना चाहेगा। अमेरिका में ये करते आए हैं, 30 साल से ऐसा काम करते आए हैं, लेकिन वहां की सरकारें, वहां के जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा उनकी जो जेबें हैं वो बड़ी डीप हैं, जेब में माल बहुत है उनके। और ये 2012 की बात कर रहा हूं, $400 बिलियन की सब्सिडी दे देते हैं। मतलब बाजार में आपको कम भी कीमत मिली किसान को अमेरिका में, तो उसका जो नुकसान है उसकी भरपाई सरकार कर देती है सब्सिडी के जरिए। आपको कम दाम भी मिले तो सरकार कहेगी ये लो पैसा। कारोबारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो पैसा नहीं दे रही। ये हर दिन 6,000 करोड़ रुपए पड़ता था। $400 बिलियन की बात है, और यह बढ़कर $956 बिलियन हो गया 3 साल बाद। और आज की तारीख में भी $867 बिलियन का मुआवजा देती है। मैं अब सब्सिडी के लिए मुआवजा शब्द इस्तेमाल कर दूं।
और भारत में यही सबसे बड़ी दिक्कत, यही शंका है, आशंका है किसानों की कि जी मंडियां खत्म हो गई, एमएसपी को आप गारंटी नहीं कर रहे, हम कारोबारी के हवाले हो गए, उसने पैसे नहीं दिए तो हमारे नुकसान की भरपाई कौन करेगा। वहां तो की जा रही है, यहां पर नहीं की जा रही है। और इसी कड़ी में एक और बात जुड़ जाती है। मैं 2015 अब आपको लिए चलूंगा। 2015 में सरकार की एक कमेटी थी, उसने अपनी रिपोर्ट दी। कमेटी का नाम था शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट। शांता कुमार कद्दावर नेता रहे हैं, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने क्या सलाह दी थी सरकार को? सलाह यह थी कि जो ये एफसीआई है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये तमाम जो गोदाम हैं जिनमें सरकार खरीदी करती है और फसलों को, इन उत्पादों को रखती है, इनका भंडारण करती है, ये एफसीआई चलाती है। ये केंद्र सरकार के मातहत आता है। इसके बारे में कहा गया कि ये व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो WTO के भी दबाव थे। ये व्यवस्था ठीक नहीं है, कुछ सरकार चलाए, कुछ राज्य सरकारें चलाएं और बाकियों को निजी कंपनियों के हवाले कर दिया जाए। तो बात वहीं घूम फिर कर आ जाती है। एमएसपी ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, कोई मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है। इसकी गारंटी क्यों नहीं दी जाती? बाहर मुल्कों में तो आपको मुआवजा मिल जाता है और बाहर देशों में ऐसी कोई भुखमरी की नौबत नहीं आती है। हमारे देश में गरीबी, क्योंकि हमारी तादाद इतनी है, 130-32 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, यहां पर लोग गरीब भी हैं। सरकार खरीदी करती है एफसीआई के जरिए और फिर पीडीएस, सार्वजनिक प्रणाली के जरिए, वितरण प्रणाली के जरिए गरीबों को वो पैसे, वो खाना, वो खाद्य पदार्थ दिए भी जाते हैं। अब कोरोना काल में ही सरकार ताल ठोकती है ना कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल दी जा रही है। इसे 3 महीने और बढ़ाने की बात की जा रही है। यह कहां से आता है अनाज? सरकार ने खरीदी की ना। अगर प्राइवेट कंपनियां ये खरीदी करते, क्या वो सरकार को ये इस तरह से दे देते? क्या हम गरीबों के लिए खाद्यान्न उपलब्ध करा पाते? क्या हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की हमें जरूरत नहीं है? बाहर जरूरत नहीं, वो यहां पर ऐसे के ऐसे हम ट्रांसप्लांट कर दें उस व्यवस्था को, तो क्या भारत जैसे देश में ये काम चल पाएगा? और अभी कुछ देर पहले मैं सुरेश प्रभु से बात कर रहा था, वरिष्ठ नेता रहे हैं, वाजपेयी सरकार तीनों कार्यकाल में मंत्री रहे और मोदी सरकार में भी मंत्री थे, वाणिज्य मंत्री थे। वो भी इस बात को कबूल रहे हैं कि देखिए, भारत ने अपनी वीटो का इस्तेमाल करके सब्सिडी ना कम करने की बात कही है। उन्होंने ब्यूनस आयर्स का जिक्र किया 2017 का। लेकिन किसानों के मन में शंका ये है कि धीरे धीरे हम उसी राह पर तो नहीं जा रहे हैं कि सब कुछ बाजार के हवाले, जो हमें सब्सिडी, जो सुरक्षा कवच सरकार की खरीदी के जरिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए मिलता है, वो खत्म ना हो जाए। तो ये है WTO का पूरा खेल।